आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी मिश्री की डली। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। आइए शुरू करता हूं लकी की लिखी कहानी मिश्री की डली। उम्र चाहे जितनी भी तेज भागती जाए और यादें धुंधली होकर मिटती जाएं, पर कुछ बातें जस की तस दिमाग में डटी रहती हैं, जैसे बचपन में लगी कोई चोट, कोई खास गिफ्ट या फिर कोई सीरियल या मूवी। मेरे लिए सिंड्रेला को याद करना कुछ ऐसा ही है, एक प्यारी सी लड़की की कहानी जो एक दिन एक परी से मिलती है। वो परी कद्दू से गाड़ी बना देती है, सिंड्रेला को सुंदर कपड़े जूते देती है और फिर वो एक राजकुमार से मिलती है। आहा, आज भी सोच के कितना अच्छा लगता है ये सब। और सबसे अच्छा क्या लगता है? नहीं, ये सब जादू नहीं। सबसे अच्छा लगता है राजकुमार का उस लड़की को ढूंढना, उसकी याद में पागल हो जाना जिसकी कांच की जूती पार्टी में छूट गई थी। वो प्यार, वो पागलपन, फिर उस लड़की से शादी। ये पहली लव मैरिज थी जो मैंने जानी। उसके बाद तो जैसे हर शादीशुदा जोड़े में मैं यही पागलपन, यही प्यार ढूंढता रहा। कुल मिला के मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि असली बात तो लव मैरिज वाले कपल में होती है, जैसे मेरे भैया भाभी, मेड फॉर ईच अदर। मैं भी किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी का हिस्सा होने का ख्वाब लिए बैठा रहा, लेकिन मेरे सामने पटक दी गई एकदम साधारण स्क्रिप्ट जिसमें माँ ने कहा, दीपक संडे को लड़की से मिलने जाना है। हम तो पहले भी एक शादी में मिले हैं, इतनी सुंदर है। भैया ने कहा, अरे दीपक नई वाली शर्ट पहन के चलना। भाभी ने छेड़ दिया, ज्यादा सवाल जवाब ना करना नीलिमा से, इंटरव्यू लेने की आदत है तुमको। सोनू पूरे घर में चिल्लाया, ये हम लोग चाची से मिलने जा रहे हैं। मैं झुंझलाकर चिल्ला देता, इससे पहले पापा ने भी एक तीर छोड़ दिया, मुंह क्या बना रहे हो? 32 के होने को आए हो, अब और कितना रुकोगे? कितनी जल्दी ये सब हो गया। हम सब गाड़ी में लद के उनके यहाँ पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने बारीकी से मेरा मुआयना किया, 20 तरह के सवाल मुझसे पूछे गए और वही सब नीलिमा के साथ भी हुआ। जब सारी जांच पड़ताल के बाद तसल्ली हो आई तो आया एक बेहद घिसा पिटा जुमला, अब तुम लोग भी आपस में बातें कर लो। अरे क्या बात करनी थी भाई? अब क्या पूछना था? आपकी हॉबीज क्या है, ऐसा एक रस्मी सवाल, या फिर आप क्या कर रही हैं आजकल जैसा कुछ? ये दोनों सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं था। अरेंज मैरिज में ये सारा बायोडेटा गला फाड़ के पहले ही बता दिया जा चुका होता है। जैसे नीलिमा के बारे में बता दिया गया था, नीलिमा फला इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग की टीचर है, नीलिमा को बागवानी और कुकिंग का शौक है। और ऐसा ही कुछ मेरा बायोडेटा भी बता दिया गया होगा कि दीपक फला इंस्टीट्यूट से MBA करके इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं, दीपक को म्यूजिक का बहुत शौक है, वगैरह वगैरह। मैंने चाय पीते हुए नीलिमा को देखा। वो बात बात पर खुल के हंस रही थी और मैं बहुत कोशिश करके भी मुस्कुरा तक नहीं पा रहा था। कुछ वाक्य हमारे परिवार में अक्सर बोले गए, बस उनके मतलब बदलते रहे। तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पापा की ये लाइन हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन न लाने पर भी सुनी, पहली बार में MBA एंट्रेंस न निकालने पर भी सुनी, नौकरी के लिए भी सुनी और आज नीलिमा के घर से वापस आने के बाद भी सुनी। पापा के कमरे में सब बैठे थे, बस मैं दरवाजे पे टेक लगाए चुपचाप खड़ा हुआ था। पापा का गुस्सा उफान पर था। वो बोलते जा रहे थे, देखो दीपक, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जो आदमी तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता ना, वो कुछ नहीं कर पाता है। अरे शादी के लिए हाँ कहो या ना कहो भाई, टाइम चाहिए कितना होता है। मैंने भैया की ओर देखा। पापा के आगे वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। भाभी ने भी कंधे उचका के एकदम मायूस सूरत बना ली थी और माँ, वो तो पहले ही नीलिमा को बहू मान चुकी थी। मैंने ही बात संभाली। मतलब पापा, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक बार मिलके ऐसे हाँ या ना नहीं कह सकते ना। वो लड़की, मतलब नीलिमा का जवाब भी तो चाहिए ना। पापा थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, हाँ तो एक आध बार और मिल लो, फिर बता दो कौन सा फंक्शन कब रखा जाए। पापा चश्मा लगाते हुए अखबार खोलने लगे थे। ये उनका पुराना इशारा था। उन्होंने बात कह दी थी, अब सभा विसर्जित। अब वो कुछ नहीं सुनेंगे किसी की।
मैं बुरी तरह झुंझला उठा था। मिल लो फिर फंक्शन की डेट डिसाइड हो, इसका क्या मतलब था है? हाँ ही कहनी है मुझे, इसका यही मतलब था है? हम सब पापा के कमरे से बाहर आकर बारामदे में बैठ गए थे। माँ पता नहीं क्या भुनभुनाती हुई सौंफ सुपारी का डिब्बा सजा रही थी। भाभी बीच बीच में धीरे से हंस देती थी। मैंने उनको घूरते हुए कहा, ज्यादा हंसी नहीं आ रही आपको? वो और खुल के हंसने लगी। अरे मैं और मम्मी तो मेहमानों की लिस्ट बनाने लगे थे, हमने तो तैयारी शुरू कर दी शादी की। मैंने खींच कर कहा, हाँ शरबत है ना शादी, गिलास में लिया और पी गए। भाभी उस सौंफ वाले डिब्बे से मिश्री उठाकर लाईं और मेरी हथेली पर रखते हुए फुसफुसाईं, शरबत नहीं दीपक, शादी तो मिश्री की डली होती है, धीरे धीरे घुलती है, धीरे धीरे मिठास बढ़ती है। उनकी इस बात पे मैं बस मुस्कुरा के रह गया था। क्या बोलता उनसे, उनके लिए तो ऐसी थी ही उनकी शादी। भैया भाभी ने एक ही कॉलेज से लॉ किया, पहले दोस्ती हुई, फिर लव और फिर लव मैरिज। मुझे इनका कपल आइडियल लगता है, एक सी पसंद नापसंद, दोनों एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ कोर्ट जाते हैं, कब क्या किसको कहना है समझना है, शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे भैया का दिया सरप्राइज गिफ्ट भाभी की आंखों की चमक बढ़ा देता है और वो चौंक के कहती हैं, आपको कैसे पता मुझे यही लिपस्टिक का शेड चाहिए था? उन दोनों के बारे में सोचते हुए मैं फिर से नीलिमा और अपने बारे में सोचने लगा था। कल फिर मिलना है मुझे उससे, ये सोचकर ही दिमाग कितना भारी होने लगा था। कुछ पल हमारे आसपास जब घट रहे होते हैं तब हमें यकीन ही नहीं होता कि वो पल हमारे लिए बने थे। जैसे इस वक्त इस रेस्टोरेंट में एक अजनबी लड़की से मैं अपनी शादी के सिलसिले में मिलने आऊंगा, ये मैंने कब सोचा था। ओह सॉरी, मैं लेट हो गई, क्लास देर से छूटी। हड़बड़ाती हुई नीलिमा मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। मैंने इट्स ओके कहकर मेन्यू कार्ड उसके सामने रख दिया। बगल वाली कुर्सी पर अपना पर्स रखकर वो जल्दी जल्दी मेज़ पलटते हुए शायद कुछ खास ढूंढने में मशगूल थी और मैं चोर नज़रों से उसको देखने में। शीशे की एम्ब्रॉयडरी वाला नीला कुर्ता, कान में बालियां, आंखों में गहरा सा काजल। वो बार बार घुंघराले बालों की एक लट कान के पीछे ले जाती थी। काफी पुराना ढंग था उसका तैयार होने का। पता नहीं माँ को इतनी सुंदर क्यों लगी थी नीलिमा। वो आपके यहाँ समोसा चाट मिलती थी ना पहले? नहीं, दही वाली नहीं, छोले वाली, वही चाहिए। मेन्यू में तो नाम है ही नहीं। नीलिमा वेटर से उलझी हुई थी। मैंने अपने लिए एक सैंडविच का ऑर्डर देकर बात शुरू की। आप शुरू से यहीं बनारस में रहीं? मतलब पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज? मैंने गलत सवाल पूछ लिया था। ये मुझे तब पता चला जब नीलिमा अगले 10 मिनट तक नहीं रुकी। नहीं, पहले तो हम मुजफ्फरनगर में रहते थे, फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ, तब मैं 7th में थी, नहीं 6th में। फिर पढ़ाई, फैशन डिज़ाइनिंग सब यहीं से। मन तो था मेरा दिल्ली जाने का, लेकिन मैंने बीच में रोकते हुए पूछा, अभी तो आप पढ़ा रही हैं, आगे का क्या सोचा है? नीलिमा ने समोसे का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हुए आंखें मटकाई। मैं ना एक प्यारा सा बुटीक खोलना चाहती हूँ, नीलिमा क्रिएशंस। मैंने टोका, किसी बड़े ब्रांड से नहीं जुड़ना, कोई फैशन हाउस? उसने कंधे उचका दिए। अपना काम करूंगी, छोटा सा बस। उसने समोसे की चटनी के चटखारे लेते हुए कहा। फिर वो पता नहीं उस बुटीक के बारे में कितना कुछ बताती जा रही थी। थोड़ी इधर उधर की बातें और हुई, फिर मुझे ऊबन होने लगी थी। मैं वहां से उठ जाना चाहता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके घर की बातों में या उन सवालों में जो मेरे घर के बारे में पूछ रही थी, जैसे कि आंटी का पैर अब कैसा है? उस दिन बता रही थी ना कि मोच आ गई है। सोनू नाम है ना आपकी भाभी के बेटे का, किस क्लास में है? बहुत क्यूट है। मैं उकता रहा था। बात यह नहीं कि वो अच्छी है या नहीं, बात यह थी कि हम अलग थे, एकदम अलग। जैसे हमारे सामने रखी हुई प्लेट्स, जैसे उसकी प्लेट में चटपटा समोसा, लाल हरी चटनी और मसालेदार छोले ने जगह ली हुई थी और मेरी प्लेट में एक सादा सा सैंडविच रखा हुआ था। मैं उसमें कमी निकालने नहीं आया था, मैं इसलिए मिलने आया था कि एक बार और कोशिश करूं। क्या वो रिश्ता जुड़ सकता था जो हमारे घर वाले चाहते थे? क्या हम दोनों एक साथ जिंदगी बिता सकते थे? बचपन में जिन बातों को लेकर तारीफ के पर्चे घुमाए जाते हैं, वही बातें आगे चलकर बुराई में कैसे तब्दील हो जाती हैं पता नहीं चलता। जैसे बचपन में शांत बैठो तो बच्चा सुधरा हुआ है और बड़े होने पे इसी लड़के को गुन्ना बोल दिया जाता है।
माँ इसी बात पे बड़बड़ा रही हैं सुबह से। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने सच बोल दिया था। मैंने कह दिया था कि माँ, मेरे और नीलिमा के स्वभाव में अंतर है। जिंदगी बिताना दूर की बात, हम कुछ घंटे भी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। माँ तो इसी बात को पकड़ के बैठ गई थी। अरे तुम शुरू से घुन्ने हो। सब बच्चे खेलते कूदते थे, तुम मुंह बनाए बैठे रहते थे। अब वो लड़की हंसमुख है तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा। बताओ भाई, जो लड़की शादी के पहले इतना ध्यान रखे सबका, वो कैसी होगी? माँ मुझे उलझा छोड़कर उठी और एक तेल की शीशी लेकर वापस आ गई। ये देखो, हमारे घुटने के लिए कितना बढ़िया तेल भिजवाया नीलिमा ने। कल ड्राइवर आया था देने, साथ में एक डलैया भर के अमरूद भिजवाए। उसके यहाँ पेड़ लगाए ना। मैं खिसिया के रह गया था। कितनी अजीब हरकतें थीं। अभी कुछ फाइनल तो था नहीं, फिर ये सब भेजना, दिन में कई बार नीलिमा के मैसेज आना, मेरा हालचाल पूछते रहना, ये बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए। घर में, ऑफिस में, हर समय दिमाग में वही सब घूमता रहता। एक बार तो लगा कि इतना क्या सोचना, हाँ कह देता हूँ। फिर बहुत सी बातों पर दिमाग बहस करने लगता। ऑफिस में बैठे हुए भी मैं सोशल मीडिया पर नीलिमा का प्रोफाइल ही देख रहा था। उसमें मेरे मुताबिक कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से उसकी हरकतें भी बड़ी बचकानी थीं। कैसी कैसी तस्वीरें पोस्ट की थी उसने। सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाते, ऊट पटांग मुंह बनाए सेल्फी लेते हुए, कभी अपनी पालतू बिल्ली को चिपकाए हुए। कितनी गैर रोमानी सी। मैं अपने ऑफिस की लड़कियों से जब उसकी तुलना करता तो वो मुझे और अजीब लगती। कितनी मैच्योर है ये सब, इनके बात करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, यहाँ तक कि हेयर स्टाइल। हम अलग हैं, ये बात मैं जब तब जाहिर भी कर देता। वो कहती ये अच्छा तो मैं कुछ और कह देता। वो रंगों की बात करती तो मेरी सुई काला, सफेद, ग्रे पर अटक जाती। कभी कभी वो एकदम से खामोश हो जाती, लेकिन 2-4 मिनट गुजरते और वो फिर चहकने लगती। उस शाम जब हम मिले तो वो अपने साथ एक टिफिन लाई थी। गाजर का हलवा था। वो चम्मच गढ़ा के बोली, लो चखो, आपके लिए बनाया है। इस तरह रेस्टोरेंट में घर से लाया कुछ खाना, मैं खींच गया था। यहाँ घर का टिफिन मत खोलो प्लीज। ठीक है, तो फिर 80 घाट चलें? उसने टिफिन बैग में रखते हुए पूछा। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बहुत ही रूखे ढंग से भुनभुना के जवाब दिया, घाट, पानी, बोटिंग पसंद नहीं है मुझको। आपकी तरह चटपटे समोसे चटनी नहीं खाता मैं। एक्चुअली गाजर का हलवा भी नहीं पसंद है मुझे। मैं चला आया था वहां से। साफ था कि अब इस रिश्ते को ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। कह दूंगा घर में, नीलिमा से भी। ये सब सोचते हुए घर में पैर रखा ही था कि ड्राइंग रूम में सबको एक साथ खामोश बैठा देखकर मैं ठिठक गया। क्या भाभी? मैंने धीरे से पूछा। भाभी ने अपना फोन मेरी ओर बढ़ाते हुए जवाब दिया, नीलिमा का मैसेज आया है। उसने शादी के लिए मना कर दिया है। कौन कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती? कल रात भाभी ने जिस तरह रिश्ता टूटने की बात बताई, वो अचानक यूं ही नहीं हो गया था। मैं कितने दिनों से यही चाह रहा था। कभी लगा पंडित जी कह दें कि कुंडली नहीं मिली, कभी लगा मेरी उम्र को लेके नीलिमा अपने घर वालों से कुछ कह दे। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन वो हो गया जो मैं चाहता था। प्रोसेस कुछ भी रहा हो, मतलब तो एंड रिजल्ट से होता है ना। उसी बात का मुझको इत्मीनान था। कितना हल्का लग रहा था मुझे। हालांकि कल से आज तक घर का माहौल वैसे ही भारी था। तुमने ही कुछ कहा होगा, तुम हो बहुत अक्खड़। माँ की सुई बार बार मेरे ऊपर अटक जाती थी, जिसे मैं बड़े आराम से खिसका देता था। हद करती हो माँ, अब भी? क्या मैंने मना किया? माँ उधेड़ बुन में लगी थी। नहीं, वो बात नहीं। उसने कहा था कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ऐसे आगे नहीं चलेगा, पता नहीं क्या क्या। हम यहाँ बारात निकासी के सपने देखते रहे और वहां सब खत्म। माँ घुटनों पर हाथ मलते हुए पता नहीं क्या क्या कहती जा रही थीं। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। सुबह से दोस्तों के कुछ मैसेज आए थे, जिनको देखकर मैंने फोन एक किनारे रख दिया था। जरा सा कुछ खालीपन लगा। क्या मैं नीलिमा के हर सुबह वाले गुड मॉर्निंग मैसेज का इंतजार कर रहा था? हमारी जिंदगी का हर इम्तिहान एक सा होता है, हर उम्र में उतनी ही घबराहट इम्तिहान को लेकर होती है, ये तो मुझे पता था। लेकिन इम्तिहान के बाद वाले दिन वो भी एक से होते हैं, ये नहीं पता था। आखिरी एग्जाम के बाद वाला समय हमें कितना खाली कर जाता है। लगता है अब कुछ बचा ही नहीं, जबकि उस दिन का हमने बहुत इंतजार किया होता है। ये वक्त भी मुझे ऐसा ही लग रहा था। जब तक मैं नीलिमा से जुड़ा रहा, अलग होने के लिए छटपटाता रहा। और अब
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिछले 4 दिनों में मैंने नीलिमा को इतना याद किया था। कभी उसकी कही बातें सोचने लगता, कभी फोन में पड़े उसके पुराने मैसेजेस पढ़ता। इस दौरान उसका एक भी मैसेज नहीं आया था, मेरे बर्थडे पर भी नहीं। क्यों करती वो मुझे विश? मैं चाहता क्या था आखिर? उस शाम ऑफिस से घर लौटा तो सोनू मेरा हाथ पकड़कर फ्रिज तक ले गया और फुसफुसा कर बोला, चाची ने केक भेजा है। मैंने हड़बड़ाते हुए फ्रिज खोला तो हैप्पी बर्थडे दीपक लिखा हुआ रेड वेलवेट केक रखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे अब जाकर पूरा हुआ हो मेरा दिन। घर में सबके चेहरे खिले हुए थे, सब मेरी ओर देखकर कुछ सुनना चाह रहे थे। मैं फोन लेकर छत पर आ गया था। हेलो? उधर से नीलिमा की आवाज सुनाई देते ही मुझे अच्छा सा लगने लगा था। मैंने झिझकते हुए कहा, हाय, कैसी हैं आप? थैंक्स फॉर द केक। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा, फिर वो बोली, एक्चुअली उस फ्लेवर को काफी पहले ऑर्डर करना पड़ता है। लास्ट वीक ऑर्डर किया था, मैं कैंसिल करना ही भूल गई थी। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। मेरे मन के स्याह कोने में थोड़ी देर पहले एक दिया टिमटिमाया था जो एक फूंक मार के भक्क से बुझा दिया गया था। कितनी उलझन हो रही थी उस रात, नींद ही नहीं आ रही थी। लग रहा था बहुत कुछ है जो मेरे हाथ से छूटता जा रहा था। एक बार आंख लगी भी तो ऐसे अजीब सपने। कभी देखता हूं कि मैं रास्ता भटक गया हूं और नीलिमा मुझे हाथ पकड़कर मेरी कार तक लाई है। फिर देखा कि वो हंसते हुए पूछ रही है, घाट चलें बोटिंग करने? मैं उठकर बैठ गया था। व्हाट्सएप खोलकर उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी। सोशल मीडिया पर जाकर उसकी उन्हीं तस्वीरों को बार बार देखा जो पहले भी कितनी बार देख चुका था। वही बिल्ली वाली फोटो, वही आइसक्रीम वाली सेल्फी जिसको देखकर मैं इरिटेट होता था। कितनी मासूम लग रही थी नीलिमा उनमें। सुबह होते होते मैंने उसे मैसेज भेजने का मन बना लिया। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, मैंने उसे एक उतरे चेहरे वाले इमोटिकॉन के साथ सॉरी लिखकर भेज दिया। भेजते ही उसने पढ़ भी लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन मेरी किस्मत में कोई चमत्कार थोड़े लिखा था। न जवाब आना था, न आया। किसी तरह 2 दिन गुजारने के बाद मैंने एक और मैसेज किया, हेलो, आपने माँ का तेल कौन सी दुकान से भेजा था? उससे माँ के जोड़ों को बहुत आराम मिला था। ये मैसेज भी पढ़ा जा चुका था, लेकिन इसका भी जवाब नहीं आया। अब मेरे दिल का जोड़ जोड़ दुखने लगा था। शाम को घर आया तो माँ ड्राइंग रूम में गंभीर मुद्रा में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई। वो देखो सामने क्या रखा है, तेल भेजा है फिर से नीलिमा ने। कितनी चिंता है उसे। इतनी भली लड़की परिवार में आते आते रह गई थी इन लाट साहब की वजह से। मैं चौंक गया, लेकिन उस तेल की शीशी का इशारा समझ नहीं पाया। हम उन रिश्तों की कद्र कभी नहीं कर पाते जो हमारे साथ हों। याद तो तब आती है जब हम उनको आसपास ढूंढते हैं और वो हमें नहीं मिलते। ना करते मैं नीलिमा से प्यार कर बैठा था। अभी मैं अपनी ऑफिस कॉलीग से बात करते समय भी उनमें नीलिमा को खोजता रहता था। वो अभी मुझे उनमें नहीं मिलती थी। वो तो थी ही उन सबसे अलग। न नाप तौल कर हंसना, न बातें बनाना। वो एक फैक्ट्री में बना ब्रांडेड परफ्यूम नहीं थी, वो तो मिट्टी पर पड़ी पहली बारिश की महक थी, सौंधी सौंधी। और ये बात मुझे तब समझ आई थी जब वो महक मेरे आंगन से उड़ चुकी थी। माँ पापा को मना करो ना, हर हफ्ते एक फोटो, एक बायोडेटा क्यों भेज देते हैं मेरे पास? मैं फोन देखकर झुंझला रहा था। काहे मना करें हम? क्या गलत है इसमें? शादी नहीं करोगे? हमें सब पता है। जब वहां तय हो रही थी तब नखरे थे, अब घूम रहे मजनू बने। अरे महीना भर होने को आया, अब तो उसकी कहीं तय भी हो गई होगी। माँ ने भन्ना कर कहा तो जैसे मुझे एक नंगा तार छू गया। नीलिमा की शादी कहीं और, किसी और से। नीलिमा वेज दीपक में दीपक की लौ जैसे धीमी हो गई। पूरी तरह बुझती इसके पहले मैंने फोन लगा दिया। हेलो नीलिमा, मैं दीपक। मैंने बस इतना कहा। नंबर सेव्ड है, वो धीरे से बोली। मैंने सॉरी कहा, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने झिझकते हुए पूछा, लेकिन वहां से फिर कोई जवाब नहीं आया। मैंने और हिम्मत बटोरी। क्या हम कहीं मिल सकते हैं? एक बार बस। अब किस लिए? उसकी आवाज में नाराजगी के पीछे हल्की सी भर्राहट सुनाई दी। इसलिए कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। इसलिए कि मैंने गलती की आपको समझने में। खुद कोई कहां समझ पाया था मैं। और इसलिए भी कि
नीलिमा ने बिना जवाब दिए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं मोबाइल ताकते हुए बैठा रहा। नाउमीदी के बादल गहरा रहे थे। आशा का दीपक बुझ रहा था। तभी काले स्क्रीन पर बिजली कौंधी। मैसेज था नीलिमा का, ठीक है मिलते हैं, लेकिन कहाँ? मैंने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया, 80 घाट पर। मुझे पानी, नाव, बोटिंग सब बहुत अच्छा लगता है, और लाल हरी चटनी में भीगा समोसा भी। आने वाली जिंदगी का चटपटा स्वाद मेरी जबान पर उतर आया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।